है वो ज्यादा स्टेबल है। सबसे सबसे ज्यादा स्टेबल है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स क्या है हमारे पास? विटामिन B12 कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, जो विटामिन बी है, B12 वो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसका अगर हम फार्मूला देखें, ये आपने चीज याद रखनी है कि विटामिन B12 जो है वो किसका कॉम्प्लेक्स है? कोबाल्ट का, ठीक है। मेटल पॉइजनिंग इज रिमूव फ्रॉम बॉडी, ठीक है। ये किस में हेल्प आउट करते हैं ट्रांजिशन मेटल? मेटल पॉइजनिंग को रिमूव करने में बॉडी से। क्रोमियम फॉर कंट्रोलिंग इंसुलिन लेवल एंड कोलेस्ट्रॉल, क्रोमियम को हम किस लिए यूज करते हैं? इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करने के लिए, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। मैग्नीज फॉर सम एंजाइम, उसको हम एंजाइम के लिए यूज करते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो, हीमोग्लोबिन आपको पता है कि इसका क्या होता है? कम्प्लेक्स किसका होता है? आयरन का होता है ना, जो हमारे अंदर है, ठीक है। जो क्या कर रहा होता है हमारी पीएच, हम पढ़ते हैं अपनी एचबी, ठीक है, हमारी एचबी को मेंटेन कर रहा होता है। और क्लोरोफिल जो है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनमें क्या होता है? Mg2 पॉजिटिव। अब आपने ये दोनों में डिफरेंशिएट जो है वो डिफरेंस याद रखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट होता है। तो इसमें ये होता है कि क्लोरो जो प्लांट्स है क्लोरोफिल में Mg2 पॉजिटिव होता है, और जो हम हेमोग्लोबिन है उसमें क्या होता है? Fe, आयरन जो है वो होता है कम्प्लेक्स, ठीक है। या वो फिर ये पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो किसका कॉम्प्लेक्स है? तो आपको पता होना चाहिए कि Fe आयरन का जो है वो कॉम्प्लेक्स है। कॉपर असिस्ट एंजाइम्स, ठीक है। आयरन स्ट्रॉन्ग कलर ऑफ हेयर, स्किन, आईज। जिंक को पार्ट ऑफ इंसुलिन प्लस एंजाइम, जिंक जो है वो इंसुलिन में भी काम करता है और डिफरेंट एंजाइम्स में भी काम कर रहा होता है हमारे पास। नेक्स्ट है जी हमारे पास नोमेनक्लेचर, हम देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर जो है वो क्या है? किनकी? ट्रांजिशन या कम्प्लेक्स की, सॉरी, जो हमारे पास कम्प्लेक्स बन रहे होते हैं। अब है जी हमारे पास सबसे पहला कंपाउंड क्या है? K2HgCl4। अब सबसे पहले हमने जो है हमारा इस पोटाशियम, ठीक है। K2 क्या है? पोटाशियम टेट्रा क्लोरेट। हमारे पास लिगेंड कितने हैं? 4। Cl4 है तो लिगेंड्स कितने हुए? 4 लिगेंड्स है हमारे पास। सेंट्रल एटम कौन सा है हमारा? Hg, मरकरी, ठीक है। मरकरी हमारा क्या है? सेंट्रल एटम। और जो हमारे पास लिगेंड है वो क्या है? क्लोराइड। 4 क्लोराइड जो है वो हमारे पास है लिगेंड्स, ठीक है। तो अब जब इसको हमने नेमिंग करनी है तो सबसे पहले क्या हो गया? आउटर वाला जो है हमारा आ जाएगा पोटाशियम, ठीक है। टेट्रा क्लोरो, कितने हैं? 4 है ना। तो टेट्रा, 4 के लिए क्या यूज करते हैं? टेट्रा क्लोरो मर्क्यूरेट, ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2। कैसे? अब ये जो है जी हमारे पास क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है? रुक्षंदा आपको पता है क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है हमारे पास? Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्लोराइड हमारे पास कितने हैं? 4। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? -4, ठीक है। नेगेटिव, हाँ ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज होता है ना इस पे। तो अब हमारे पास क्लोराइड कितने हैं? टोटल कितने हैं? 4 है ना। तो चारों का जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा? -4। हमने किसका फाइंड आउट करना है? हमने आगे ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी लिखनी होती है? हमने सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है। Ag हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, तो हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे? अब हमारे पास क्लोराइड जो है वो कितना है? -2, ठीक है। और जो हमारे पास -4, ठीक है। और जो हमारे पास पोटाशियम है K2, तो आपको पता है इस पे कितना क्या चार्ज होता है? इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ठीक है। तो K2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव और 4 हमने, अब जो है हमारे पास, हमने हमारा इतना चार्ज होना चाहिए कि हमारा गैर और है ना, इनका चार्ज स्टेबल हो जाए। तो 4 -2 कितना हो जाएगा? -2। सॉरी, कैटाइन पे हमारे पास क्या चार्ज है? K2 पॉजिटिव। तो इट्स मीन जो है हमारा मर्क्यूरी पे चार्ज जो है, मर्क्यूरेट पे, वो भी क्या होगा? Ag पे 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट आगे लिखते हैं वो हम इस वजह से लिखते हैं कि ये हमारे पास उसके ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करने से जो आई है स्टेट वो हमने मेंशन कर दिए यहाँ पे। पोटाशियम है टेट्रा क्लोरो मर्क्यूरेट 2, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? ओवरऑल 2। फिर है हमारे पास नेक्स्ट। अब जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक से ज्यादा लिगेंड आ जाते हैं, तो उनकी जो नेमिंग है वो हम करते हैं अल्फाबेटिकली। नेमिंग जो है वो अल्फाबेट से लिहाज से करेंगे। फॉर एग्जांपल अमाइन आ गया हमारे पास, और हेक्सा एक्वा आ गया। अब जो है, अब पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है
दोनों ही ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब हम इसमें कंफ्यूज हो गए कि ये तो दोनों ही ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहले किसको लिखें? तो पहले फिर हम उसका दूसरा लेटर देखेंगे। अब एम पहले आता है या क्यू पहले आता है? एम पहले आता है ना क्यू से, तो फिर पहले हम अमाइन की नेमिंग करेंगे एज कंपैरिजन टू एक्वा। ठीक है, तो ये चीज भी आपने याद रखनी है कि हम अल्फाबेटिकली जो है वो नेमिंग करते हैं। अब दूसरा कंपाउंड हम देख लेते हैं, दूसरे कंपाउंड में हमारे पास क्या है? दूसरे कंपाउंड में है क्रोमियम हेक्सा। ठीक है, क्रोमियम ये हेक्सा तो है, एक्वा मतलब के पार्ट वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, और साथ क्लोराइड है। ठीक है, तो जो है हमारे पास क्रोमियम जो है वो हमारे पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? +3 की स्टेट में। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लोरीन है ना 3, तो उस पे 3 है तो -3 चार्ज हो जाएगा, तो इट्स मीन क्रोमियम पे क्या है? +3 चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, वाटर इस पे कोई चार्ज जो है वो नहीं होता। तो बाहर वाला जो हमारा है एनाइन, उस पे क्या चार्ज है? -3 चार्ज है। ठीक है, तो जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उस पे फिर क्या चार्ज होगा? क्योंकि वो कैटाइन है तो उस पे +3 होना चाहिए चार्ज। ठीक है, ताकि हमारा जो कम्प्लेक्स है वो क्या हो सके? स्टेबल हो सके। तो इसलिए क्रोमियम पे फिर हमारे पास क्या हो जाएगी? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +3। तो इसमें हम अब लिखेंगे, अब हम इसकी नेमिंग करते हैं, हेक्सा एक्वा। ठीक है, वाटर को क्या बोलते हैं? एक्वा बोलते हैं। हेक्सा कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6, तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या आई है? 3 आई है ना, अभी हमने कहा। क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड माइनस, इस पे -3 चार्ज था हमारे पास, -3 चार्ज था क्लोराइड पे, और +3 चार्ज था किस पे? क्रोमियम पे। तो इसलिए हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखी? 3। और क्लोराइड जो था वो हमारे पास क्या आ गया? एज इट इज आ गया, और हमारा ये स्टेबल है, जो है था वो कम्प्लेक्स है। नेक्स्ट ही है हमारे पास कॉपर। ये कॉपर है, साथ में क्या? ये वाटर है, एक्वा है। ठीक है, ये हाइड्रोजन पर तो लिखा हुआ है, लेकिन ये हाइड्रोजन पर नहीं है, ये वाटर है। ठीक है, H2O, और ये ट्वाइस ऐसे था कंपाउंड, ये लिखने में मिस्टेक हुई है स्लाइड में। H2O ट्वाइस, दो मॉलिक्यूल्स है किसके? वाटर के, और एक अमाइन है हमारे पास। ठीक है, साथ में क्या है? सल्फेट है। ठीक है, और इसको हम श्वेजियर रिएजेंट भी बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है। वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा जो है वो श्वेजियर रिएजेंट होता है, या वो फॉर्मूला लिख के कह सकता है कि कौन सा फॉर्मूला है किसका? श्वेजियर रिएजेंट का। तो अब हम इसकी जब नेमिंग करेंगे, तो अब हमारे पास क्या आ गया? एक्वा आ गया और अमाइन आ गया। अब दोनों सेम है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सेकंड लेटर को देखेंगे। तो एम पहले आता है, क्यू बाद में आता है ना, तो इसलिए पहले हम अमाइन को लिखेंगे, देन हम एक्वा को लिखेंगे। तो अमाइन कितने हैं हमारे पास? यहाँ पे अमाइन में भी मिस्टेक है, अमाइन उसके पास 4 थे। ठीक है, हेक्सा ये है हेक्सा जो है वो लिगेंड है। 6 लिगेंड अटैच है, 2 किसके हैं? वाटर के। ठीक है, 2 लिगेंड वाटर के हैं, और 4 जो है वो किसके हैं? अमाइन के हैं। तो अब हम सबसे पहले अमाइन लिखेंगे, तो अमाइन के लिए हम 4 हैं, तो वो क्या है? टेट्रा अमाइन। वाटर के कितने हैं? 2, तो डाई एक्वा। और हमारे पास क्या है? सेंट्रल मेटल एटम कॉपर। पहले हमने लिगेंड्स की नेमिंग करनी है, फिर हमने सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, देन जो हमारे पास बाहर एनाइन है स्फेयर के, उसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर 2, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे? 2। सल्फेट, साथ में क्या आ जाएगा? सल्फेट आ जाएगा। ठीक है, +2 जो है वो हमारे पास किसकी स्टेट है? कॉपर की। नेक्स्ट है जी Pt, अमाइन है, साथ में नाइट्रो ग्रुप है, क्लोराइड है, और सल्फेट है। तो जो है Pt है प्लाटिनियम। ठीक है, सबसे पहले अब हम हमारे पास अमाइन आता है या नाइट्रो आता है? अमाइन अल्फाबेटिकली कौन सी चीज पहले आएगी? अमाइन आएगा या नाइट्रो आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से अगर हम नेमिंग करने लगे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? अमाइन। ठीक है, रक्षादार अमाइन आएगा। ठीक है, तो अमाइन टेट्रा, कितने अमाइन है हमारे पास? 4 है, तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं? टेट्रा अमाइन। ठीक है, क्लोरो नाइट्रो। तो फिर उसके बाद क्या आता है? अमाइन के बाद सी आएगा ना, तो हमारे पास एक आउटर लिगेंड भी है, एक और बाहर लिगेंड भी अटैच है, वो कौन सा है? क्लोराइड। तो हम उसको लिखेंगे टेट्रा अमाइन क्लोरो। फिर हमारे पास नाइट्रो आता है, एन बाद में आता है ना, सी से भी बाद में आएगा। तो ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे नाइट्रो, एक ही नाइट्रो है हमारे पास और एक ही क्लोरो है, तो हम लिखेंगे टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनियम 4। प्लाटिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है? 4 है। ठीक है, और सल्फेट साथ में एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई?
यहाँ तक समझ आ गई है कि नेमिंग कैसे करनी है? नोमेनक्लेचर में कोई इशू? चलें जी। नेक्स्ट हम देखते हैं अब हमारे पास क्या है। आ, ये है जी आयरन को हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पहले, फिर हम इसमें जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की किस रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम ये आयरन को देख लेते हैं। आयरन हैज बीन नाउन सिंस पेरी हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक डेज, सॉरी प्री हिस्टोरिक डेज से जो है हम इसको जानते हैं। इट वाज यूज्ड इन इजिप्ट इन 1500 बीसी, ठीक है 1500 बीसी में जो है वो इजिप्ट में ये तब भी यूज हो रहा था। इट इज नाउन दैट द चाइन्स also used iron as early as 25 BC. In subcontinent iron was introduced around 600 BC, ठीक है। तो जो सबसे सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था आयरन वो कब हुआ था? 600 बीसी में। और ऑफ आयरन क्या हो सकती है हमारे पास? मैग्नेटाइट है, फार्मूला याद रखना है Fe3O4। हेमाटाइट है Fe2O3। लिमोनाइट है Fe2O3.3H2O। तो ये आपने याद रखने हैं फार्मूलाज, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए। कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन कौन सी हो सकती है? आयरन इज अवेलेबल कमर्शियली इन द फॉलोइंग थ्री फॉर्म, तीन फॉर्म में हो सकता है हमारे पास। पिग आयरन भी बोलते हैं और कास्ट आयरन भी बोलते हैं उसी को। उसमें आयरन कार्बन कितने परसेंट होती है? 2.5 टू 4.5% कार्बन होगी। स्टील 0.25 टू 2.5% कार्बन। राउट आयरन जो है वो हमारे पास क्या है? 0.1 टू 0.25% कार्बन होती है इसमें। ये सारी आपने थ्योरेटिकल चीजें याद रखनी है। स्टील क्या है हमारे पास? स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन containing 0.25 to 2.5% of carbon and traces of sulfur, phosphorus, silicon and manganese, ठीक है। ये हो सकता है हमारे पास। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील जो है वो क्या है हमारे पास? माइल्ड जो है माइल्ड स्टील है, उसमें कार्बन कितनी है? 0.1 टू 0.2%। मीडियम कार्बन स्टील जो है उसमें 0.2 टू 0.7% कार्बन होगी। हाई कार्बन स्टील जो है उसमें हमारे पास 0.7 टू 1.5% जो है वो कार्बन होगी। मैन्युफैक्चर प्रोसेस जो है वो कौन कौन से? ओपन हर्थ प्रोसेस जो है कॉमनली हम यूज करते हैं स्टील को प्रिपेयर करने के लिए। तो फर्नेस जो होती है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी? उसकी लाइनिंग किसके साथ होगी? एसिडिक लाइनिंग होगी, लाइक SiO2, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो सकता है। इज यूज्ड व्हेन इम्प्योरिटीज आर, जब इम्प्योरिटीज कौन सी होगी? मैंगनीज, सिलिकॉन एटसेट्रा। तो फिर हम कौन सी लाइनिंग यूज करेंगे उसमें? SiO2 यूज करेंगे, ठीक है। फर्नेस विद बेसिक लाइनिंग, लाइक बेसिक लाइनिंग कौन सी यूज हम कर सकते हैं? डोलोमाइट। अब आपने ये फॉर्मूला याद रखना है डोलोमाइट का, ठीक है। CaCO3.MgCO3 इज यूज्ड व्हेन इम्प्योरिटीज आर बेसिक, ठीक है। जब कोई एसिड नहीं बेसिक इम्प्योरिटीज होंगी तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए हम जो है वो हमारे पास इम्प्योरिटीज जब फॉस्फोरस और सल्फर वगैरह होंगी तो फिर हम जो है वो कौन सी लाइनिंग यूज करेंगे? डोलोमाइट यूज करेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला जो है वो आपने याद रखना है। प्रोसेस कौन सा? मिक्सचर ऑफ कास्ट आयरन, स्क्रैप स्टील एंड क्विक लाइम इज चार्ज इनटू द फर्नेस at about 1600 डिग्री सेल्सियस। सिलिकॉन, मैग्नीज, कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस आर बर्न आउट एंड रिमूव, ठीक है। टेम्परेचर हम कितना कर देते हैं? 1600 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। तो जो इसमें इम्प्योरिटीज है वो कहती है बर्न हो जाती हैं और रिमूव हो जाती हैं। बाकी जो स्टील है वो हमारे पास प्योर फॉर्म में जो है वो हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोरियन। कोरियन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी प्रोसेस ऑफ केमिकल डिके ऑफ मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ सराउंडिंग मीडियम कॉल्ड कोरियन, ठीक है। कोई भी प्रोसेस है हमारे पास उसमें केमिकल डिके हो रहा है किसकी वजह से? कोई भी सराउंडिंग में एक्शन हो रहा है उसकी वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोरियन बोलते हैं। कोरियन जो है वो किस वजह से हो सकती है? गैस की वजह से भी हो सकती है और वाटर की वजह से भी हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ कोरियन क्या है? टिन प्लेटिंग यूज करके, कैथोड कोटिंग जो है वो हम उसको करके, गैल्वेनाइजिंग, जिंक कोटिंग, एनोड कोटिंग, सैक्रिफिशियल कोटिंग जो है वो हम क्या करके, ये जो प्रोसीजर्स है ये यूज करके हम कोरियन को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी चीज को कोरियन से बचा सकते हैं ये वाले मेथड्स यूज करके। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स क्या होते हैं? साल्ट्स ऑफ क्रोमिक एसिड, जो साल्ट ऑफ क्रोमिक एसिड होंगे H2Cr O4, ठीक है, एंड डाइक्रोमिक एसिड H2Cr2O7, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स, ठीक है। किसके साल्ट? क्रोमिक एसिड का। क्रोमिक एसिड का फार्मूला जो है वो आपने याद रखना है और डाइक्रोमेट का भी फार्मूला, जो डाइक्रोमिक एसिड है उसका फार्मूला भी याद रखना है। बोथ एसिड एग्जिस्ट ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, ये कब एग्जिस्ट करते हैं? जब ओनली एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास एग्जिस्ट
एग्जिस्ट करेंगे। व्हेन अटेम्प्ट आर मेड टू आइसोलेट देम फ्रॉम द सॉल्यूशन दे डिकम्पोज इमीडिएटली इनटू क्रोमिक एनहाइड्राइड। अब वो कहता है कि हम इनको एक्वस सॉल्यूशन में जो है ये हम एज एसिड काम करते हैं, लेकिन जैसे ही हम इनको आइसोलेट करने लगते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं किस में, क्रोमिक एनहाइड्राइड में। क्रोमिक एनहाइड्राइड Cr2O3 एंड वाटर, और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ में हमारे साथ किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड Cr2O3 एंड वाटर, ठीक है। देयर साल्ट्स आर हाउएवर क्वाइट स्टेबल, इनके साल्ट तो स्टेबल होते हैं, लेकिन ये जो चीज है ये स्टेबल नहीं है। क्रोमेट्स आर येलो एंड डाइक्रोमेट ऑरेंज रेड। अब आपने ये भी याद रखना है कि क्रोमेट्स जो होते हैं वो हमारे पास किस कलर के होते हैं, येलो में, और डाइक्रोमेट जो होते हैं वो ऑरेंज रेड होते हैं, ठीक है। हाँ, ये स्लाइड दो दफा ऐड हो गई है, सॉरी। नेक्स्ट है जी क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। हम इसको किसके लिए यूज करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज क्वालिटेटिवली एनालिसिस टेस्ट यूज फॉर कंफर्मेशन फॉर क्लोराइड आयन। कोई भी साल्ट एनालिसिस हम कर रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है साल्ट एनालिसिस, ठीक है। तो उसमें हमने अगर क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करना है क्या है कि वो इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम उसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। क्लोरीन साल्ट इज हीटेड विद पोटाशियम क्रोमेट K2Cr2O7 एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हम क्लोरीन का साल्ट जो है उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे किसके साथ, पोटाशियम क्रोमेट के साथ, और उसको कंसंट्रेट और साथ में सल्फ्यूरिक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हम यूज करेंगे। इफ क्लोराइड इज अगर तो क्लोराइड प्रेजेंट होगा तो क्रोमाइल क्लोराइड इज फॉर्म्ड एंड रेड फ्यूम्स आर गिवन आउट, ठीक है। अब हम इसके साथ जब उसका रिएक्शन करवाएंगे तो अगर तो हमारे साल्ट में क्लोरीन प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा, जो हमारे पास क्रोमाइल क्लोराइड है वो क्या कौन से फ्यूम्स बनाएगा, रेड कलर के फ्यूम्स बनाएगा। तो हमें इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये इसमें क्लोराइड जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन है हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है। तो हमारे पास क्रोमाइल क्लोराइड भी आ रहा है, साथ में जो है वो डिफरेंट साल्ट्स भी बन रहे हैं और वाटर भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। पोटाशियम परमैंगनेट जो है ये आप प्रिपेयर्ड बाय स्टैडलर प्रोसेस, ठीक है। कलर पर्पल होता है इसका KMnO4। और ये हम कहाँ, पोटाशियम परमैंगनेट है, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, रुक्षंदा आपको पता होगा KMnO4 को हम किस प्रोसीजर में यूज करते हैं। जैसे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को हमने यूज किया साल्ट एनालिसिस में, तो इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, KMnO4 को कहाँ पे यूज करते हैं इसको, टाइट्रेशन में, गुड, ठीक है। इसको हम टाइट्रेशन में यूज करते हैं सोबिया, आपने इस चीज को याद रखना है कि इसका हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में एज अ क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर क्या होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम अभी डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में। ये हमें क्या देता है जब हम इसको ऐड करते हैं, एंड पॉइंट देता है, ठीक है। टाइट्रेशन में हम इसको यूज करते हैं और इंडिकेटर के तौर पे ये काम करता है। जैसे ही एंड पॉइंट पे रिएक्शन पहुंचेगा, हम एक ड्रॉप इसका और गिरेगा तो हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कलर इसका क्या होता है आपने याद रखना है, पर्पल कलर होता है इसका। और साल्ट ऑफ पर मैग्नेटिक एसिड, ठीक है, HMnO4, ये भी याद रखना है कि ये किसका साल्ट होता है और इसका कलर क्या होता है। इट इज अनस्टेबल एसिड, ठीक है, एंड एग्जिस्ट ओनली इन सोल्यूशन। अब ये भी अनस्टेबल है और ये भी जस्ट सोल्यूशन में एग्जिस्ट करता है हमारे पास। नेक्स्ट है जी आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म है हमारे पास कौन कौन सी, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म है सबसे पहले, ठीक है। आयोनाइजेशन आइसोमर्स कौन से होते हैं, ये हमारे पास उसने दिया हुआ है कि ये इसका कलर क्या होता है आयोनाइजेशन में, कोबाल्ट अमाइन ब्रोमीन सल्फेट, ठीक है। तो रेड वॉयलेट कलर होता है इसका। उसके बाद ये जो है एग्जांपल उसने और एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें रेड विद AgNO3 फॉर्म्स, ठीक है, AgBr। ये इसके है, ये एक दूसरे के क्या है आइसोमर्स है, लेकिन इनके कलर्स जो है वो चेंज है। इसमें जो है इसमें AgNO3 बन रहा है, AgBr, और लेकिन इसमें ऐसा सच कुछ भी नहीं बन रहा, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। कैसे आइसोमर्स है आप देखें, मुझे यहाँ पे ये बताएं क्या चेंज है इसमें। इसमें ये देखें, यहाँ पे हमारे पास है अ, जो है यहाँ पे हमारे पास एनाइन क्या है, ब्रोमाइड हो गया, और यहाँ पे क्या है, सल्फेट है, ठीक है। ये चीज है, अब इधर अंदर जो है वो ब्रोमाइड था, इधर सल्फेट है। ये एक दूसरे के आइसोमर्स है, बाकी सेम एज इट इज है ना।
तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जी क्या है, हाइड्रेट आइसोमर्स। ठीक है, वाटर के साथ जो है डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स और लिगेंड्स। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उनका नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी अटैचमेंट डिफरेंट हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास है जी क्रोमियम एक्वा है। 5 के लिए क्या हम, या पेंटा, पेंटा एक्वा सी। ठीक है, क्लोराइड, साथ में क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर है। तो इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, लेकिन इसका डार्क ग्रीन है। क्यों डार्क ग्रीन है, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो चेंज हो गए हैं। क्रोमियम H2 4 है। ठीक है, यहाँ पे टेट्रा एक्वा हो गया है। ठीक है, क्लोराइड भी 2 है और वाटर मॉलिक्यूल भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल हम चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनके कलर्स भी चेंज हो जाते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स। ठीक है, ये कौन से आइसोमर्स है, वाटर मॉलिक्यूल की वजह से जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगली एग्जांपल जो है हमारे पास, ठीक है, उसमें वो क्या होता है, इसका कलर क्या हो जाता है, कम्प्लेक्स का वायलेट कलर हो जाता है। ठीक है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो एज अ लिगेंड ही है। ठीक है, जस्ट एनाइन और कैटाइन के तौर पे कोई भी नहीं है। लिंकेज आइसोमरिज्म क्या होती है, लिंकेज आइसोमरिज्म में अब हमारे पास क्या है जी, अ, इसमें ये देखें हमारे पास, यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें इसको, तो ये है हमारे पास पेंटा अमाइन। ठीक है, इन नाइट्रेटो एंड कोबाल्ट 3। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें पेंटा अमाइन, ठीक है, नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3, यहाँ पे कौन जोड़ रहा है, एन जोड़ रहा था। ठीक है, नाइट्राइट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ओ का ओ जोड़ रहा है। ठीक है, ये ओ, तो ये कौन से हो गए, लिंकेज। जो आपस में जो एलिमेंट लिंक करवा रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमरिज्म। ठीक है, एक मॉलिक्यूल तो सेम होंगे, कम सॉरी मॉलिक्यूल कह रही हूँ, कम्प्लेक्स सेम होगा, लेकिन जो लिंकेज, जो लिंक करवा रहा होगा आपस में, वो चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें नाइट्रोजन एन था, सॉरी, और उसमें ओ हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लिंकेज चेंज हो गया ना, लिंकेज एलिमेंट चेंज हो गया, तो उस वजह से ये आपस में क्या होंगे, लिंकेज आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन और कम्प्लेक्स। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स जो होते हैं वो दोनों ही कम्प्लेक्स होते हैं। हमने जस्ट पढ़ा था ना, एक कम्प्लेक्स होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, दोनों ही कम्प्लेक्स होंगे। अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव जो है हमारा एन आई कैटाइन, वो भी कम्प्लेक्स है हम, और हमारा एनाइन जो है वो भी कम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनको हम बोलते हैं, ये एक दूसरे के क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है। थियरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कौन सी थियरी है, वर्नर थियरी है। एवरी मेटल एटम हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। वर्नर थियरी क्या कहती है, वर्नर थियरी कहती है कि हर मेटल के एटम के पास 2 तरह की वैलेंसी होती है। एक प्राइमरी होती है जिसको हम आयोनाइजेबल वैलेंसी भी कहते हैं, और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है जिसको हम कहते हैं कि नॉन आयोनाइजेबल है। अब हमारे पास देखिए प्राइमरी वैलेंसी होती क्या है। The primary valency corresponds to the oxidation state of metal ion. The primary valency of metal ion is always satisfied by negative ion. ठीक है, अब वो कहता है कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बता रही होती है, किसकी, मेटल आयन की। ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी जो है वो सेम होगी एज नेगेटिव आयन। जो नेगेटिव आयन का चार्ज होगा वो सेम एज इट इज, वो वही वही सेंट्रल मेटल एटम की क्या होगी, वैलेंसी होगी। प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, नो रोल इन ज्योमेट्री। अब प्राइमरी वैलेंसी जो है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, इसका कोई रोल नहीं होता ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री इन सेंस के ये हमें ये नहीं बताती कि मॉलिक्यूल की शेप क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, किस तरह। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, किसका, मेटल आयन का और एटम का। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो भी सेटिस्फाई होती है किसे, इधर नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जो है वो हम उसको सेटिस्फाई करते हैं, और ये हमें बताती है किसका, कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। थियरीज जो है अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, उसमें हमने सबसे पहले वर्नर थ्योरी देखनी है। ठीक है, वर्नर रिप्रेजेंट द फर्स्ट नंबर ऑफ सीरीज सच एज कोबाल्ट। ठीक है, उसने जो है फर्स्ट सीरीज के जो एलिमेंट जो है, सॉरी, सीरीज के नंबर्स उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है COCl3 5NH3। अब ये सिंपल था, इतना कोई कम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। अब इसमें जो है हमारा सेंट्रल एटम जो है वो कौन सा है, कोबाल्ट है ना।
सेंट्रल एटम और 3 लिगेंड्स कौन से हैं? क्लोराइड के, और जो है एक सॉरी 5 किसके हैं? अमाइन के, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 अमाइन और 3 क्लोराइड, 1 2 3, तो टोटल कितने लिगेंड्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास 4 अमाइन हो और क्लोराइड 3 ही हो, ठीक है, तो फिर हम उसको ऐसे लिखेंगे। और अगर हमारे पास जो है वो क्लोराइड 3 ही है लेकिन अमाइन जो है वो भी 3 हो गए हैं, तो फिर ये हमारे पास ये ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि डॉटेड लाइन क्या कहती है, ठीक है। इन दिस रिप्रेजेंटेशन द प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है? ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर आर सेटिस्फाई बाय क्लोराइड आइंस, जो कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्लोराइड आइंस सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकेंडरी वैलेंसी जो सॉलिड लाइन है वो किससे सेटिस्फाई हो रही है? अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया क्या है? न्यूट्रल। क्लोराइड न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। क्लोराइड पे कौन सा चार्ज होता है? अभी रक्षंदा ने बताया था कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए वो न्यूट्रल नहीं है। अमाइन जो है वो न्यूट्रल है। तो हमने अभी पीछे वाले पॉइंट में पढ़ा है ना कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो किससे सेटिस्फाई होगी? न्यूट्रल से, ठीक है। तो जो है वो क्लोराइड आयन जो है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये थी वर्नर थ्योरी। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है हमारे पास, ठीक है। ये आपने जो है इसको एक दफा पढ़ लेना है कि एक एक्सपेरिमेंट उसने किया हुआ है कि हम उसमें कोई चीज ऐड करते हैं, कम्प्लेक्स का रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास क्या चीज जो है वो बनती है। अगर नहीं समझ आएगी तो फिर आपने जो है इसको डिस्कस कर लेना है मेरे से, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एक जस्ट है कि एक दफा देख लेना आपने। लिमिटेशंस क्या थी ये इसने एक्सप्लेन नहीं किया था कि ऑल एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसने ये नहीं बताया था कि सारे एलिमेंट्स जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं बनाते, ठीक है। और इसके अलावा इसने डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसने बॉन्ड्स की जो है वो डायरेक्शन को भी डिस्कस नहीं किया था, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं बताई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर, इसने कलर के बारे में कुछ नहीं बताया, जो कि सारी प्रॉपर्टीज हमने अभी देखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देख के आए थे कि ये सारी प्रॉपर्टीज किस में एग्जिस्ट करती हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होती हैं। तो इसने ऐसा कुछ नहीं बताया था। हमारे पास सिडविक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल या नोबल गैस रूल, EAN, ठीक है। ये आपने याद रखना है, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है वो क्या होता है? इन अ नंबर ऑफ मेटल कम्प्लेक्सेस द मेटल एट टेंड टू सराउंड इटसेल्फ विद सफिशिएंट लिगेंड, ठीक है। कोई भी हमारे पास मेटल कम्प्लेक्स है तो उसमें जो मेटल है उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या करेगा? अपने आप को कवर कर लेगा किससे? सफिशिएंट लिगेंड से, ठीक है। दैट रिजल्टिंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैसेस एलिमेंट फाउंड इन द सेम पीरियड इन विच द मेटल। अब वो कहता है कि ऐसा होगा कि अब इससे क्या होगा कि वो इतने सुफिशिएंट लिगेंड को अपने गिर्द रख लेगा कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल के एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएगा? नोबल गैस के। और वो नोबल गैस कौन सी होगी? जो उसके सेम पीरियड में पाई जाएगी, ठीक है। समझ आ गई है इतनी बात कि जो सिडविक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है या जो है ये रूल हमें क्या कहता है? समझ आ गई है? फॉर्मूला इसके लिए जो है हमारे पास वो क्या है? EAN ऑफ सेंट्रल मेटल आइन Z-N प्लस N इंटू वाई। जी क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। N क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। N इंटू वाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, जितने भी इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है किसको? सेंट्रल मेटल एटम को, वो होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसमें हम EAN रूल देख लेते हैं कैसे उसने डिस्कस किया हुआ है। सेंट्रल मेटल आइन हमारे पास है कोबाल्ट हेक्सा अमीन, ठीक है। कोबाल्ट 3, ठीक है यहाँ पे अब हम लिखेंगे, हम इसकी नेमिंग अगर करना चाहें तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? इसका की कम्प्लेक्स की हेक्सा, ठीक है, 6 अमाइन है ना, हेक्सा अमाइन, हेक्सामाइन कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3। तो हम आगे रोमन में क्या लिखेंगे? 3, ठीक है। ये इसका हो गया नोमेनक्लेचर, इसकी नेमिंग हो गई। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें? EN इसका नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या है? सेंट्रल मेटल एटम क्या है? कोबाल्ट। उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। और जो +3, आपको फर्स्ट सीरीज याद रखनी है कि उसके उसको आपने अपने हिसाब से याद कर लेना है कि कोबाल्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसको ऑनवर्ड जो है वो क्या मतलब कि 27 28 29 कहाँ तक हम जा रहे हैं, वो फर्स्ट सीरीज के आपने एटॉमिक नंबर जो है वो याद रखने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है वो कितना है?
इलेक्ट्रॉन्स जो है का दे रहा है 3। क्या चार्ज है, 3 है ना, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 27। और हमने कहा था हमारे पास क्या, ई माइनस एन, ठीक है, Z-N प्लस एन इंटू वाई। यही फार्मूला अभी हम पढ़ के आए हैं ना। तो जी क्या है हमारे पास 27, एन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3। ठीक है, जब हम माइनस करेंगे 27 में से 3 तो कितने बच गए 24। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमाइन, अमाइन लिगेंड कितने हैं 6, हेक्सा है ना, 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हर जो है हमें वो क्या कहते हैं लिगेंड, वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 2 जा 12, ठीक है। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास। तो 24 में जब हम 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा हो गया था 24 प्लस लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है 12, 6 लिगेंड है तो दो, हर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इट्स मीन 12। तो ठीक है, 24 प्लस 12 इज इक्वल 36। और 36 जो है वो किस नियरेस्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है, क्रिप्टॉन का, ठीक है। तो ये समझ आ गई है कि वो अपनी जो लाइन में उसके पीरियड में जो नोबल गैस है वो उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है। अब किसी भी कम्प्लेक्स का आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हमने उसको कैसे निकालना है, इस फॉर्मूला से हमने उसको निकाल लेना है। नेक्स्ट है जी थियरीज ऑफ वीबीटी, वेस्ट बर्न थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हमने पहले क्या डिस्कस किया, वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरीज में बहुत से फ्लॉज थे जो वो डिस्कस नहीं कर रहा था। तो इसमें जो है वो वीबीटी जो थी वो थोड़ी सी एडवांस थी उससे। वेलेस बर्न थ्योरी इसको किसने दिया था, पॉलिंग ने दिया था 1931 में। अब इस ये क्या कहती है थ्योरी, ये कहती है बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली कवलेंट, ठीक है। जो बॉन्डिंग मेटल और लिगेंड के दरमियान होगी वो प्योर कवलेंट होगी। उसमें हमने क्या बात की थी, हमने डॉटेड लाइन की बात की थी और सॉलिड लाइन की बात की थी। इसमें ये क्या होगी, इसमें प्योर कवलेंट बॉन्ड बनेगा दोनों के दरमियान, फॉर्म्ड ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड विद द वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम और आयन। अब इसमें जो है लिगेंड के जो हैं ऑर्बिटल्स वो किसके साथ हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, जो ऑर्बिटल मेटल एटम के खाली ऑर्बिटल हैं उनके साथ जो है वो हाइब्रिड होके क्या बनाएंगे, और फील्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। ये वीबीटी हमें कहती है, ठीक है। फीचर्स क्या थे वीबीटी के, नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आइन। जो हमारे पास कोई भी मेटल मेटल आइन है, सेंट्रल मेटल एटम है, जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इट्स मीन उतने ही उसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट 3+ है, तो इट्स मीन कोबाल्ट के पास कितने वेकेंट ऑर्बिटल हैं, 3, ठीक है। Vacant orbitals s p d f hybridize to form same number of hybrid orbitals as d orbital involved may be n minus 1 d or n d sp3 d2 और d2 sp3। अब हमने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये जो है ये बहुत लंबा काम हो जाएगा, sp3 d2 और d2 sp3। और आपने जस्ट ये याद रखना है कि हमारे पास जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में और कौन सी होती है, वीबीटी ने बताया था कि ये भी जो है ट्रांजिशन हमारे पास हो सकती है sp3 d2 और d2 sp3 भी हो सकती है। वैसे तो हमने मोस्टली यही पढ़ी है ना, sp3 sp2 और sp, ठीक है। लेकिन इनमें जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो वेलेस बर्न थ्योरी है वो कहती है कि इसमें D2sp3, एक डी भी इन्वॉल्व हो, 2 D और 3sp, एक s और 3p इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें D2 पहले d ऑर्बिटल होगा, फिर s होगा, फिर p होगा, ठीक है, 3 ऑर्बिटल p के होंगे, ठीक है। अब ये जो है जब हमारा होगा, सॉरी, ये जो जब हमारा लिगेंड वीक होगा तो हमारे ये डी ऑर्बिटल बाद में आएंगे, और जब हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो डी पहले ओवरलैप करेगा। ईच लिगेंड हैज एट लीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर जो लिगेंड है उसके पास तकरीबन एक लोन पेयर होता है। वो लोन पेयर किसके साथ करेगा, वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बना के क्या कर देगा उसको वो फील्ड कर देगा, कंप्लीटली फील्ड कर देगा। वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फील्ड विद लिगेंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इफ द ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल इज ग्रेटर, ठीक है। The vacant orbital of the metal atom or ion undergoes suitable hybridization to yield a set equivalent hybrid orbital of definite geometry। अब vacant orbitals of metal atom क्या करेंगे, वो hybridization करेंगे और equivalent hybrid orbital बना देंगे एक specific geometry के लिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है, सबसे पहले एप्लीकेशन है वीबीटी की, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। ये हमारे पास हेक्सा अमाइन क्रोमियम है ना, हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3, ठीक है। नेमिंग इसकी हो गई। अब क्रोमियम 3, क्रोमियम पे कितना चार्ज है 3, तो इसके पास कितने वेकेंट ऑर्बिटल हैं, 3,
ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक है, इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। अब वो क्या कह रहा है कि इसके पास ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होगी। ऑक्टाहेड्रल कैसे होगी हम देख लेते हैं। क्रोमियम है, इसके 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्रोमियम की हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है ना। कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की यूनिक होती है ना। अभी हम क्या कहे थे, क्रोमियम 4s1 3d5, यही पढ़ के आए हैं ना। तो अब इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, 1 2 3 4 5। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक। और पी वाला क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, पी में इसके कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं है हमारे पास। ठीक है, पी इसका एम्प्टी है। तो अब क्या होगा, हमारे पास क्रोमियम है, क्रोमियम के कितने हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है ना। यहाँ पे क्रोमियम 3+ है। तो 3 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, क्रोमियम के। ठीक है। तो अब जो है हमारा लिगेंड है, ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ये इनके पास से क्या हुआ, ये एम्प्टी थे। और ये जो लोन पेयर था किसका, अमाइन का। अमाइन टोटल कितने हैं, 6। तीन तो दो, एक दो इधर आ गए, लोन पेयर इसको डोनेट किया इस ऑर्बिटल में, एक अपना इस डी में किया। दो का लाइक आ रहे हैं अमाइन, डी में लाइक आ रहे हैं, तो क्या हो गया, D2। एक किधर कर रहा है, एस में। ये एस ऑर्बिटल है ना, 4s। एस। और ये कितने, पी में कितने हैं, 3 लिगेंड पी में है, तो P3। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारे पास, D2sp3। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। इसमें जो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। और ये कौन सी है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। और इसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। D2sp3 की ज्योमेट्री क्या होगी फिर हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल जो है वो ज्योमेट्री होती है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास वो है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारे पास किसकी एग्जांपल है जी, ये हमारे पास है एक कोबाल, सेम वही है, सॉरी, ये वही एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल जो है स्लाइड शायद मैं ऐड करना भूल गई हूँ, हाँ ये देखें ये है, सॉरी, वो है माइन। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्या है, NiCO4 है। ठीक है, ये कौन सा, ये अब है टेट्राहेड्रल, क्योंकि ये 4 है। 4 लिगेंड अटैच है ना हमारे पास। ठीक है, कार्बोनाइल है। ठीक है, 4 कार्बोनाइल है और निकल है। निकल क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास, निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है। निकल का एटॉमिक नंबर क्या है, स्टार्ट में हमने पढ़ा था। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 और 2 10। ठीक है, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब हम एंड पे मूव करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4